की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of current electricity. Now in this lecture we are going to discuss electromotive force, terminal voltage and internal resistance of the circuit. अब electromotive force डिस्कस करने के पहले हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, that is the cell. Until unless आप सेल का स्ट्रक्चर और उसके बारे में सारी चीजें नहीं जानते हैं तब तक आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अब एक सेल क्या होता है, ठीक भाई आप लोगों को पता है कि सेल हम लोग टॉर्च में लगाया, टॉर्च जलने लगी। सेल कुछ ऐसी एक डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है, वो कैसे जनरेट हो रही है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, ये सब चीजें हम पहले सेल में देखेंगे और उसके बाद हम वहीं से रिलेट करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले सेल आप नॉर्मली सिंपल से डेफिनेशन में समझ लीजिए कि सेल एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी है और इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? उसके बाद सेल की डेफिनेशन अगर कहीं पर आपसे पूछी जाए तो सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। जिस भी सर्किट में एक सेल लगा है वो क्या कर रहा है, उस सर्किट के सारे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक, वो क्या करता है, सर्किट के सारे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि सेल एक्चुअली में अंदर से कैसा होगा, अगर एक सेल जो आप खरीद के लेके आते हैं उस सेल के का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वहां पे वो चीज यहाँ पर देखते हैं और उसी से हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक चीज देखते हैं। मान लिया कि ये आपका एक बीकर टाइप का एक बीकर है, इसमें आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, दो इलेक्ट्रोड्स या हम कह सकते हैं दो कंडक्टर या दो टर्मिनल। ठीक, एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा आपका इलेक्ट्रोड ये है, ये भी आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ठीक, अब दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके इस पर्टिकुलर बीकर में लगे हुए हैं। इस बीकर में जो सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक टाइप का कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब कि उससे होके इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। ठीक, कंडक्टिंग सॉल्यूशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन उससे होके फ्लो हो सकता है। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड पे अगर हमने ये कहा कि सारे निगेटिव चार्ज है आपके इकट्ठा हो गए हैं और एक पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं कि उस पे सारे पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज वाला कैथोड है, पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड कहला रहा है। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल सेल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सेल करता क्या है, ये जो दो आपके टर्मिनल्स हैं, ठीक, जो दो आपके इलेक्ट्रोड्स है, इन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ठीक है, इन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। द इलेक्ट्रिकल सेल मेंटेन अ कांस्टेंट difference in the potential between the two electrodes by a chemical reaction to obtain a continuous flow of charge between them। इन दोनों पॉइंट्स पे, इन दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स पे क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कांस्टेंट भी कह रहे हैं कि भाई आप सेल लाए वो कांस्टेंट, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रखा है। तो ये दोनों टर्मिनल पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस
जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल रिएक्शन की वजह से इन दोनों टर्मिनल्स पे एक डिफरेंस जनरेट करता है, और वो जो डिफरेंस है वो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स पे एक डिफरेंस को क्या करता है, जनरेट कर रहा होता है। क्लियर। अब सेल ने क्या किया, डिफरेंस जनरेट कर दिया। सेल ने आपके क्या किया, सेल क्या था, एक कुछ डिब्बा टाइप की चीज थी, उसमें दो कंडक्टिंग आपके रॉड्स थे, और जो सॉल्यूशन भरा था वो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन या एक इलेक्ट्रोलाइट था। सेल ने क्या किया, उस सॉल्यूशन की हेल्प से, उस सॉल्यूशन के माध्यम से उन दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स थे उस पे एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर दिया। अब एक पे ज्यादा पोटेंशियल है, एक पे कम है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल पे मेंटेन रखा है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, या ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जानने के पहले एक चीज यहां पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपके सॉल्यूशन के बाहर, मतलब सेल के बाहर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होंगे और करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं एक्सटर्नल टू द सेल, बट सेल के इंटरनल क्या होता है, सेल के इंटरनल यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होने के लिए, ठीक। और जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होते हैं तभी जाके क्या होती है, आपका सर्किट कंप्लीट होता है। तो सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होते हैं और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, when no current is drawn from a cell, देखिए दो चीजें होती हैं, दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। जब ये दोनों टर्मिनल मेरे ओपन हैं, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये ओपन सर्किट है। when no current is drawn from a cell, ठीक, that is when cell is in a open circuit, when cell is in a open circuit, the potential difference between the terminal of a cell is the electromotive force, ठीक, is the electromotive force। जब आपके ये दोनों टर्मिनल ओपन सर्किट है और कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो उस टाइम इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो उस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से, ठीक। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, दैट इज व्हेन सेल इज इन अ ओपन सर्किट। भाई जब ओपन सर्किट है तो कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। इज इन अ ओपन सर्किट द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाता है, ठीक। वो क्या कहलाता है, आपका ईएमएफ कहलाता है ना। ईएमएफ इज इक्वल्स टू W बाई Q भी हम कह सकते हैं जब हम वर्क के फॉर्म में बात करते हैं, जब हम वर्क के फॉर्म में बात करते हैं। अब कैसे समझेंगे इस चीज को कि E इज इक्वल्स टू W बाई Q है, क्यों है, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर टेकिंग a positive test charge around the complete circuit of a cell। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, ठीक, और उस चार्ज को पूरे सर्किट में, पूरे आपके ओपन सर्किट में मूव करने में जितना काम करना पड़ा, ठीक, उस चार्ज को पूरे सर्किट में मूव करने में जितना काम करना पड़ा
वही क्या है आपका ईएमएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। ठीक, वो हमारा क्या है ईएमएफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, जितना काम करना पड़ा पर यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने में। अब एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी, मतलब सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। ठीक, तो ईएमएफ ऑफ अ सेल इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ अ सेल। आपने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, उसको पूरे सर्किट में आपने क्या किया मूव कराया। उस टेस्ट चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराने में जितना काम करना पड़ा वो वर्क अपॉन वो चार्ज, ये क्या बताएगा आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे तो इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, लेकिन ये जो इसकी यूनिट है वो इसकी यूनिट क्या है वोल्ट। क्लियर है, इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट है। फाइन, तो ये आपका सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट है आपका कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल क्या होता है, कि अगर एक सेल के टर्मिनल वोल्टेज की हम बात करें तो क्या होगा। देखिए सेल में दो चीजें हैं। पहली कि एक होता है उसका ईएमएफ, जब हम सेल खरीद के लेके आते हैं तो कहते हैं कि इतना वोल्ट इसका ईएमएफ है, लेकिन उसका टर्मिनल वोल्टेज कुछ और होता है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज उस ईएमएफ से थोड़ा सा कम होता है। अब ये पूरा गेम क्या होता है वो आप जब टर्मिनल वोल्टेज अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब टर्मिनल वोल्टेज क्या है। ईएमएफ में हमने देखा कि अगर सर्किट जो हमारा सेल है इसके दोनों इलेक्ट्रोड्स, मतलब ये ओपन सर्किट है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यहाँ पे तो ये चीज कंडक्टिंग है, ये तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, लेकिन अगर इसके ये दोनों टर्मिनल ओपन थे तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या था ईएमएफ था। उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ था। अब अगर इसको क्लोज कर दे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसको क्या कर दिया सर्किट को क्लोज कर दिया। अब मेरे इस सर्किट के इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब करंट फ्लो होने लगी, जब सर्किट क्लोज हो गया, उस टाइम पे वो कैसे मेजर किया जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जाना जाएगा। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल या व्हेन द सेल इज इन द क्लोज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज। जब इसे क्लोज सर्किट कर दिया गया उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या किस नाम से जानते हैं आपको टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल। जब तक ओपन सर्किट था तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ था। जब क्लोज सर्किट हो गया और करंट फ्लो करने लग गई, वहां पे करंट फ्लो नहीं हो रही थी बिकॉज ओपन सर्किट था, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है बिकॉज क्लोज सर्किट है। और जब करंट फ्लो होने लगी क्लोज सर्किट की वजह से, तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल कहलाएगा। ठीक, वो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल कहलाएगा। अब सेल का टर्मिनल वोल्टेज अगर हम कहें कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज अगर आप वर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या है कि टेस्ट यूनिट चार्ज को सेल के बाहरी वाले सर्किट में ले जाने में जितना काम करना पड़ा वो वर्क अपॉन चार्ज, ये क्या है टर्मिनल वोल्टेज। वो वर्क अपॉन चार्ज जो है वो आपका टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जाना जा रहा है। ठीक, अब एक और चीज होती है, क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज तो सेल के आउटसाइड है, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सेल के आउटसाइड है। सेल के अंदर, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, सेल के अंदर क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है, सेल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, यहाँ भाई जो आपका टेस्ट चार्ज पार्ट है उसको सेल के अंदर, यहाँ पे भी तो सर्किट कंप्लीट करना है, वो यहाँ पे भी तो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी तो वर्क करना पड़ रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप एक तो आउटसाइड द सेल और एक इनसाइड द सेल। ठीक, इनसाइड द सेल क्या हो रहा है, इनसाइड द सेल अगर आपके ये यहाँ पर ये चीज ये
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज थ्रू द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। ठीक, थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जब आपका टेस्ट चार्ज फ्लो हो रहा है उस टाइम हमने जितना काम करना पड़ा और जिस टोटल आपके चार्ज पे करना पड़ा उनका रेशियो क्या कहला रहा है, वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। एक आउटसाइड है और एक इनसाइड द सेल है, एक इलेक्ट्रोड्स पे फ्लो हो रहा है वो और एक इलेक्ट्रोलाइट्स पे फ्लो हो रहा है वो। तो अगर आप एक रिलेशनशिप निकालें, ठीक है, अगर हम एक रिलेशनशिप निकालें बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, तो वो क्या होगा, देखिए अगर मैंने टोटल वर्क, जो मेरा टोटल वर्क डन है, ठीक है, टोटल वर्क करा मैंने, अगर एक चार्ज पे मूव कराने में, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मैंने मूव कराया, तो मैंने टोटल कितना काम किया भाई, एक तो मैंने आउटसाइड द सेल किया वो और एक मैंने इनसाइड द सेल किया वो। ठीक, तो टोटल वर्क अगर हम कंक्लूड करें, अगर हम टोटल वर्क करें कंजर्वेशन ऑफ लॉस से कि टोटल वर्क कितना हुआ होगा, तो एक तो बाहर मूव कराने में जो हुआ होगा और सेल के इंटरनल मूव कराने में भी मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो अगर मैं रिलेशनशिप डिराइव करूं तो टोटल वर्क क्या था, जो आउटसाइड वर्क हुआ दैट इज W डैश, जो आउटसाइड वर्क हुआ, और साथ में जो सेल के अंदर इनसाइड वर्क हुआ दैट इज ये स्मॉल w। ठीक, अब अगर मैं इस इक्वेशन को मैं Q से डिवाइड कर दूं, ठीक, तो ये W by Q इज इक्वल्स टू W डैश by Q एंड स्मॉल w by Q। ये क्या है, कैपिटल W by Q आपका क्या है, ये मेरा EMF है। मैंने अभी इसके पहले देखा था कि जो आपका EMF होगा ये वर्क पूरा जो है और जिस चार्ज पे है ये क्या कहला रहा था, EMF कहला रहा था। W डैश by Q है, ये क्या है, मेरा टर्मिनल वोल्टेज, जो मैं इस टर्मिनल पे आउटसाइड द सेल जो देख रही हूँ वो चीज है। और स्मॉल v क्या है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सेल में अंदर की वजह से, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सेल में अंदर की वजह से, ठीक है, इंटरनली इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल ईएमएफ कितना होता है, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है और साथ में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है सेल का वो, तो ये दोनों मिला के ईएमएफ होते हैं। तो इसीलिए जब हम कोई बैटरी खरीद के लाते हैं तो ईएमएफ वो अलग क्लेम करता है, लेकिन जो एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज मिल रही होती है वो कुछ अलग वैल्यू की मिल रही होती है, जो कि ईएमएफ से कम होती है। ठीक है, जो कि ईएमएफ से कम होती है। क्यों? क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज है इसमें आप क्या करते हैं, जो वोल्टेज ड्रॉप को अगर माइनस कर दें, ठीक है, तब वो ईएमएफ में आप वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कर दें तब वो क्या बन जाता है, टर्मिनल वोल्टेज बन जाता है। ठीक, तो ये आपका ईएमएफ क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक, या आप टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ईएमएफ माइनस ऑफ जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक, तो ये एक रिलेशनशिप है जो बताता है कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज एक दूसरे से अलग या एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। चाहिए तो नोट करिए। Now the next topic is the internal resistance of a cell। देखिए अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज इनकी बात करी। अब आपने देखा कि एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सेल के इंटरनली। ठीक, सेल के इंटरनली एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब अगर कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कोई भी चीज कहीं पर रुक रही है, तो वो क्यों रुक रही है? भाई हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी कि अगर किसी भी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस होता है तो वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज कर रहा होता है। तो ठीक वही चीज यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अगर आपके सेल के इंटरनल, ठीक है, सेल के इंटरनल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, तो वो उस वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से हो रहा होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल को कौन ऑफर कर रहा है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमारा केमिकल सॉल्यूशन होता है सेल के अंदर, वो भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ऑफर करता है और उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के लिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी गई है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट inside the cell to the flow of current is called the internal resistance of a cell।
सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी मेरे करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है, क्योंकि हमने भी देखा कि वहां पर भी एक टाइप का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, और जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहला रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक, अब अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है, जो अब वोल्टेज ड्रॉप क्या होती है सेल के अंदर, जो करंट होता है इनटू जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट ऑफर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक सेल बनाया गया है और ये सेल अपने साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ शो किया गया है, जो कि ये बताएगा कि हर सेल के पास अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम कोई एक सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस के बारे में जब बात करते हैं तो वो सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने जितने भी ओम का लगा रखा है वो तो होता ही होता है, साथ में सेल के अंदर जो केमिकल आपका कंडक्टिंग सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट फिल है उसकी वजह से उस इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी एक और रेजिस्टेंस ऑफर होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस और जो आउटर रेजिस्टेंस है उसका समेशन होता है। तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल वोल्टेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।